गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एक बार फिर अभिषेक त्रिवेदी के साथ ई लर्निंग क्लासेस को लेकर आपका स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। आज का ये जो वीडियो है ये 9th क्लास के लिए है और आते हैं हम 9th क्लास के नए चैप्टर की ओर। परंतु इससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, जिससे आपको मेरे सारे नोटिफिकेशन, सारे वीडियो के नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। तो हमारा जो ये चैप्टर है वो है ऑन किलिंग अ ट्री, जिसे लिखा है जीव पटेल साहब। इनका जन्म 1940 अर्थात 18 अगस्त 1940 को मुंबई में हुआ था। ये एक इंडियन पोइट, प्लेराइट, पेंटर के साथ फिजिशियन भी थे। दोस्तों, ये एक ऐसे पोइट थे जिसने ग्रीन मूवमेंट में बहुत ही ज्यादा सपोर्ट किया था ताकि वो डिफॉरेस्टेशन को रोक सकें, उस पर एक लगाम लगा सकें। इनसे कुछ नोटेबल वर्क भी हैं जिनकी ओर अगर मैं ध्यान दिलाना चाहूं तो उनमें कुछ खास है। मिरर, हाउ डू यू विथ स्टैंड बॉडी, ये उनकी कुछ खास रचना है। ये पोयम जो है, इस पोयम की अगर कहीं बात की जाए तो फ्री वर्स में ये पोयम लिखा गया है। इसका मतलब कोई रेगुलर रिदम नहीं है, कोई कह सकते हैं कि इसमें राइम स्कीम्स नहीं है। ये इस पोयम से आपको पता चलेगा। इस पोयम में रिवर्स साइकोलॉजी का यूज किया गया है। किसके द्वारा? पोइट के द्वारा। रिवर्स साइकोलॉजी होती क्या है? तो रिवर्स साइकोलॉजी को समझने के लिए मैं आपको एक तरीका बताता हूं कि यदि हम किसी भी व्यक्ति को कुछ समझाते हैं तो दो तरीके से ही उसको कोई चीज समझाई जा सकती है। एक तो होता है एडवांटेज के जरिए और एक होता है डिसएडवांटेज के जरिए। तो यदि हम किसी भी चीज को डिसएडवांटेज के जरिए समझाना चाहे ना, तो इसी को हम क्या कहते हैं? रिवर्स साइकोलॉजी। यहां पर हम इसी को कहते हैं। तो आइए दोस्तों, आज हम जानते हैं इस चैप्टर में क्या है और जीव पटेल साहब ने क्या लिखा है। देखते हैं इस चैप्टर के माध्यम से। आइए, क्या कहते हैं, इसकी थोड़ी सी थीम दी है उन्हें। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड पीपल कटिंग डाउन ट्रीज। आपने देखा होगा ज्यादातर कि बहुत सारे लोग जो होते हैं पेड़ों को काटते हैं, बट कैन दे किल अ ट्री? क्या वो वास्तविकता में उन पेड़ को मार देते हैं? इट इज इट इजी टू डू सो? क्या ऐसा करना बहुत आसान है? लेट्स रीड द पोयम। इस पोयम को पढ़िए एंड फाइंड आउट व्हाट द पोएट सेज ऑन किलिंग ए ट्री, और पाइए कि कवि एक वृक्ष के मरने के बारे में क्या कहता है। ये यहाँ पर कवि हमको एक थीम के रूप में उन्होंने दिया है। तो देखते हैं चैप्टर में क्या है। इट टेक्स मच टाइम टू किल अ ट्री। एक वृक्ष को मारने में बड़ा या बहुत ज्यादा अधिक समय लगता है। ये कवि कह रहे हैं कि बहुत समय लगता है, इतना आसान नहीं है एक वृक्ष को मारना। एक वृक्ष को किल करने में बहुत मेहनत लगती है। नॉट ए सिंपल जॉब ऑफ द नाइफ। क्या कह रहा है वो कह रहा है और हल्की धार वाले साधारण चाकू से तो बिल्कुल भी आप इस पर आघात करेंगे तो कोई असर नहीं, वो मरेगा ही। टैप वह होता है जब आप किसी चीज को हिट करते हैं फोर्स के साथ, या फिर प्रहार करते हैं, चुभन करते हैं, है ना। मीनिंग्स की ओर आप जो है थोड़ा सा मीनिंग्स की ओर ध्यान दे लीजिए। मीनिंग्स आपके सामने हैं, आपको बिल्कुल आसानी होगी चैप्टर को समझने में। तो इन मीनिंग की ओर आपको ध्यान देना होगा, ठीक है। मैं आपका ध्यान दिलाते रहूंगा। नेक्स्ट लाइन, विल डू इट, इट हैज ग्राउंड। क्योंकि यह पेड़ बनता है, इट हैज ग्राउंड। और क्या होता है? और कह रहा है स्लोली कंज्यूमिंग दैट अर्थ। और कह रहा है क्योंकि यह पेड़ बढ़ता है धीरे धीरे, बड़े आराम से पृथ्वी क्या करती है? इसका पोषण लेते हुए वह जो है पेड़ बढ़ता है। किससे पोषण लेता है? इस पृथ्वी से वह पोषण लेते हुए, भोजन करते हुए, वह यह भोजन लिखा है, ये पोषण है, भोजन है एक तरह से ना। पृथ्वी से वह भोजन प्राप्त करता है ना, इसको सही कर लेंगे। तो यहां क्या करता है? वो पृथ्वी से भोजन प्राप्त करता है, अर्थात पोषण को ग्रहण करता है। फिर क्या लिखा है? राइजिंग आउट ऑफ इट फीडिंग, और तब जाकर वह इससे बाहर आता है।
feeding upon its crust, absorbing years of sunlight. और क्या कह रहा है वो कह रहा है कि वर्षों तक, पहले तो क्या कह रहा है यहां देखिए, राइजिंग आउट द फीडिंग अपॉन द क्रस्ट, इट्स क्रस्ट एब्जॉर्बिंग ईयर्स ऑफ सनलाइट। तो वो यहां कह रहा है कि भूपटल से, पृथ्वी से अपने बाहर आने के लिए वो जो है आहार को ग्रहण करता है। किस आहार को ग्रहण करता है? फीडिंग लिखा है, आहार को ग्रहण करता है। कैसे ग्रहण करता है? तो वो लिखा है कि वर्षों तक, ईयर्स ऑफ सनलाइट, वर्षों तक सूर्य के प्रकाश का वो क्या करता है? अवशोषण करता है। एयर, जिसके साथ वह हवा, पानी और क्या, एंड आउट ऑफ इट्स लेप्रस हाइड। और कह रहा है, इसका मीनिंग दिया हुआ है, देख लीजिए, कुष्ठ रोग, और आगे भी आपको आएंगे मीनिंग, समझते जाइएगा। तो कह रहा है कि वर्षों तक वह सूर्य के प्रकाश का अवशोषण करता है, भक्षण करता है, हवा लेता है, पानी लेता है, एंड आउट ऑफ इट्स लेप्रस हाइड। और क्या कह रहा है? और पुष्टा या इन पेड़ी की छाल से, अर्थात जो ये पेड़ हैं इसके ऊपर जो छाल होती है, उस छाल से कोपलें बाहर निकलने लगती है। तब जाकर इतना पोषण लेता है ना, तब एक छोटा सा जो ये पौधा है ना, ये कहीं इस छोटे से गमले से या एक छोटी सी जिस जगह पर आपने बोया है वहां से वो धरती के अंदर से धरती को चीरते हुए और कहीं कोपल उसकी बाहर निकलती है। ऐसा कवि यहां पर कह रहा है। स्प्राउटिंग लीव्स, और क्या कह रहा है? और कह रहा है कि उसकी पत्तियां दिखने लगती है और उगते हुए हम उनकी पत्तियों को देख सकते हैं। ऐसा कभी यहां पर कह रहा है। So hack and chop, but this alone won't do it. Not so much pan will do it. क्या कहना चाह रहा है कवि? देखते हैं। So hack and chop, पहले थोड़ा सा मीनिंग की ओर ध्यान दीजिए। हैक मतलब होता है भारी कुल्हाड़ी से काटना, चॉप मतलब होता है फाड़ देना, है ना। तो थोड़ा सा देखिए एक बार, वो लाइन की ओर आते हैं हम। सो हैक एंड चॉप, बड़े ही अभद्रता पूर्वक और बलपूर्वक, कह सकते हैं आपकी भारी, बहुत भारी कुल्हाड़ी से आपको इसे काटना होगा, दर्द देना होगा। चॉप, और उसको, लकड़ी को क्या करना होगा? और ज्यादा टुकड़े करने होंगे, फाड़ देना होगा बीच में से। इतना निर्दयी आपको कवि बनने को कह रहा है, तब जाकर आप किसी एक पेड़ को काटने के लिए सोच पाएंगे। बट दिस अलोन वॉन्ट, और क्या कह रहा है? हमें इसे बराबर काटना पड़ेगा, अर्थात बहुत ज्यादा मेहनत हमको अकेले में इसके साथ बिताना होगा, अकेले में इतना समय हमको इसके साथ बिताना होगा, तब जाकर हम ये कर पाएंगे। नॉट सो मच पेन विल डू इट। और क्या कह रहा है? और वो ये कह रहा है लेकिन इससे भी ज्यादा काम चलने वाला नहीं है, ये कह रहा है यहाँ पे। बट दिस अलोन वॉन्ट डू इट, परंतु इससे भी हमारा सारा काम जो है पूरी तरह होने वाला नहीं है। वॉन्ट लिखा हुआ है, नहीं है, ऐसा काम नहीं हो पाएगा। इतना करने के बाद भी जो है ना, आपका पूरा काम होने वाला नहीं है। नॉट सो मच पेन विल डू इट। तो क्या कह रहा है वो कह रहा है कि इससे उसे कोई ज्यादा कष्ट होने वाला नहीं। क्यों नहीं होने वाला है? ये बात क्यों कह रहा है वो? तो देखते हैं अगली लाइन में। द ब्लीडिंग बार्क विल हील, क्योंकि उसकी छाल जो है ना, उसकी छाल के हटने से जो उसका रक्त बहेगा, क्या बहेगा? ब्लीडिंग। उसकी छाल को हटाने के बाद, उसकी छाल को काटने के बाद जब उसका जो सफेद रक्त बहेगा ना उस पेड़ से, एंड फ्रॉम क्लोज टू द ग्राउंड, इस बात को वो कह रहा है। एंड फ्रॉम, पहले तो पहली बात देखिए, फिर से देखिए, द ब्लीडिंग बार्क विल हील। हील मतलब क्या होता है? स्वस्थ हो जाना। और क्या कह रहा है? एंड फ्रॉम क्लोज टू द कार्डन, और कह रहा है, वह कह रहा है पूरी तरह से नहीं। क्या कह रहा है वह कह रहा है एंड द ब्लीडिंग बार्क विल हील, फिर कह रहा है एंड फ्रॉम क्लोज टू द ग्राउंड, और फिर यह क्या हो जाएगा? यह फिर से बंद हो जाएगा भूमि के अंदर। क्या हो जाएगा? पहले तो वो कह रहा है कि पहले आप इसकी जब शाखा को काटेंगे ना, इसकी छाल को काटेंगे ना, तो क्या होगा? खून निकलेगा। और जब आप इसे काट देंगे तो क्या होगा? क्लोज टू द ग्राउंड, यह बिल्कुल इस तरह सतह के यहां तक
पहुंच जाएगा। ऐसा ये हो जाएगा जैसा ये चित्र यहाँ पर दिख रहा है, इस तरह से पूरे ग्राउंड में पहुंच जाएगा, धरातल में चला जाएगा। विल राइज कर्ड ग्रीन विंग्स, और क्या कह रहा है, विल राइज, और यह बढ़ेगा, फिर बढ़ेगा। क्या कह रहा है, कवि कह रहा है कि यह फिर से बढ़ेगा, कर्ड ग्रीन विंग्स, और लहलहाती हरी हरी जो टहनियों को अपनी बाहर निकालेगा। देखिए ये यहाँ पर क्या होगा, ये वापस धीरे धीरे अपनी धीरे धीरे ये वापस ये टहनियां निकाल रहा है, वापस ये उगने लगा है। इस तरह की जो है हालत हो जाएगी। मिनिएचर बॉक्स क्या कह रहा है, और अगर इसे रोका नहीं गया, है ना, इन छोटी छोटी डालों को उगने से अगर रोका नहीं गया ना, तो क्या होगा, तो कह रहा है विच इफ अनचेक्ड विल एक्सपैंड अगेन, तो यह फिर से उसी विराट रूप में आ जाएगा। एक्सपांड, ये और बढ़ेगा। अनचेक्ड, यदि इसे देखा नहीं गया, इसे रोका नहीं गया, तो ये क्या हो जाएगा, फिर से उसी विराट रूप में, अपने भूतकालीन रूप में, जो इसका विशाल वृक्ष का जो रूप था, पुराना जो रूप था, उसी फॉर्म में ये वापस आ जाएगा। ऐसा कवि कह रहा, टू द फॉर्मर साइज, अर्थात पुरानी अवस्था में ये वापस आ जाए। नो, द रूट इज टू बी पुल्ड आउट। अरे नहीं, अभी इसे नष्ट करने के लिए इसकी सारी जड़ों को आपको पुल्ड आउट, बाहर खींचना पड़ेगा, बड़े ताकत के साथ बाहर खींचना पड़ेगा। ऐसा कवि यहां पर कह रहा है। आउट ऑफ द एंजोरिंग अर्थ, और क्या कह रहा है, और कह रहा है कि जो पृथ्वी इसे थामे हुए है ना, जकड़े हुए है ना, उससे इसको और ज्यादा बाहर निकालना पड़ेगा। जिस पृथ्वी ने इसको पकड़ रखा है, जकड़ रखा है, उस पृथ्वी से इसको और ज्यादा बाहर निकालने की आवश्यकता होगी, एक पेड़ को मारने के लिए, किल करने के लिए। इट इज टू बी रॉब्ड टाइट। क्या कह रहा है वो, वह कह रहा है कि इसे रस्सी से बांधकर, पकड़कर खींचना होगा, बाहर निकालना होगा, जो कि रॉब्ड उसने कहा है ना, रॉब्ड है ना, रस्सी से बांधना होगा, उसके बाद खींचना होगा। इट इज टू बी रॉब्ड टाइट, फिर से कहा उसने यही बात कि आपको वापस को, दो बार कह रहा है, मतलब इतनी ज्यादा ताकत लगानी पड़ेगी, ये कहना चाह रहा है। एंड पुल्ड आउट, स्नैप्ड आउट, और क्या कह रहा है, एंड पुल्ड आउट एंड स्नैप्ड आउट, और फिर से खींचकर बाहर निकालना होगा, स्नैप्ड आउट, बड़े झटके के साथ इसको बाहर खींचना होगा, बड़े बड़े झटके देने पड़ेंगे, तब जाकर इसकी जड़ें बाहर आएगी। ऐसा कवि यहां पर कह रहा है। और पुल्ड आउट एंटायरली, तब जाकर के ये पूरी तरह से बाहर निकलेगा, पूरी तरह से ये जो है उसकी जड़ें जो है उस धरातल से, उस पृथ्वी से बाहर आ पाए। ऐसा कवि कह रहा है। इतना मार्मिक दृश्य कवि के द्वारा यहां पर प्रस्तुत किया गया है कि हम कितने निर्दयी हो गए, हम पेड़ को काटने के बारे में कितने असहनशील हो गए, हमें उसकी दर्द, उसकी पैन के बारे में जरा भी अनुभूति नहीं। ऐसा कवि हमको क्या कह रहा है, डिसएडवांटेज के जरिए हमको यहां पर बता रहा है कि कितना आप गलत काम करते। आउट फ्रॉम द अर्थ केव, और क्या कह रहा है फिर, वो कह रहा है और फिर भू गुफा से बाहर आने पर ही जड़ ये निकल पाएगी। अर्थात जब आपको जमीन को खोदना पड़ेगा, भूगर्भ से तात्पर्य यहां पर है, भू गुफा से तात्पर्य यहां पर यह है कि आपको जमीन को खोद खोद के निकालना पड़ेगा इन जड़ों को, क्योंकि ये जड़ें बहुत दूर दूर तक जमीन में फैली हुई। एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द ट्री एक्सपोज्ड, और क्या कर रहा है, अब आपको यह सब करने पर भी एक वृक्ष की शक्ति का ज्ञान हो पाएगा। इतना सब जब आप कर लोगे ना, तब आपको उस विशाल वृक्ष की जो मूल शक्ति जहां निहित है ना, उसका पता आपको चल पाएगा। ऐसा कौन बोल रहा है, पोइट बोल रहा है।
अर्थात इसके स्रोत का जो पता है वो आपको चल पाएगा कि ये आखिर इसे शक्ति मिलती कहां से है, इसे शक्ति आती कहां से है, ये आपको पता चल पाएगा। द सोर्स, हाइट एंड वेट। क्या कह रहा है वो? अब वो कह रहा है कि यह जड़ ही है जो गीली, वेट, गीली और व्हाइट, सफेद होती है, गीली और सफेद होती है, यही वह सोर्स है, अर्थात यही वह जड़ ही है जो गीली और सफेद आपको अभी यहां पर खोदने पर जो मिल रही है, अर्थात इस जड़ की, वृक्ष की शक्ति जो है, अर्थात इस वृक्ष की जो शक्ति है वो इस जड़ में निहित है, ये कहने का प्रयास कवि कर रहा है। फिर क्या कह रहा है? द मोस्ट सेंसिटिव हिडन। कवि कह रहा है कि एक नम और संवेदनशील जड़ ही इसकी शक्ति का स्रोत है, इसकी शक्ति का जो है रहस्य है, ये कवि हमको यहां पर बताना चाह रहा है। कौन सी? ये छिपी हुई जड़ें, हिडन, हिडन वर्ड दिया है। ये जो छिपी हुई जड़ें हैं ना, जो अभी हमको मिली है खोदने के बाद, इसको जब हमने अर्थ के उसे जब निकाला है तो हमको पता चला है कि इसकी शक्ति इसकी जड़ों में है। फॉर ईयर्स इनसाइड द अर्थ, जो बरसों बरसों तक पृथ्वी के अंदर छिपी हुई थी, वृक्षों से जो है, वर्षों से जो है इस पेड़ को, इस वृक्ष को जो शक्ति प्रदान कर रही थी, वह कहां थी? इनसाइड द अर्थ, इस पृथ्वी के गर्भ में छिपी हुई थी। Then the matter of scorching and choking in sun and air, और क्या कह रहा है? Then the matter of scorching and choking, कह रहा है कि इसको जलाने का और इसके दम को घोटने का, झुलसाने का अगर मामला हो ना, तो बात करें। क्योंकि क्या करेंगे? इसको और ज्यादा अगर मारना हो ना, इसको कहने का मतलब है कि अगर जलाना हो, बिल्कुल इसे तड़पा तड़पा कर मारना हो ना, तो वो बात कर रहा है, झुलसाने की बात यहां पर कर रहा है, बिल्कुल दम घोट के मारने की बात वो यहां पर कर रहा है कि इसको अगर और ज्यादा तड़पाना हो, तड़पाने वाला अगर कोई बात हो ना, तो क्या करना पड़ेगा? इसे धूप से झुलसना होगा, इसे धूप में रख दो, इसे काट काट कर, इस पेड़ की टहनियों को काट काट कर लट्ठर इस तरह के बना बना कर इसे धूप में रख दो, ये सूख जाएगी, झुलस जाएगी धूप से। फिर क्या कर रहा है? चौकिंग, इसका दम घुटने लगेगा। क्यों? क्योंकि इसकी जो शक्ति थी ना, इसकी जो शक्ति से ये क्या हो गया है? दूर हो गया है। इन सन एंड एयर, इसे सूर्य के प्रकाश में तपने दो और हवा इसे झुलसाती रहेगी ना, तब जाकर के ये मर पाएगा थोड़ा। क्या कह रहा है वो? ब्राउनिंग, हार्डनिंग। क्या कह रहा है वो? कि सूर्य के प्रकाश में और हवा में के बाद क्या कह रहा है? यह पड़ी पड़ी कैसी हो जाएगी? भूरी हो जाएगी, ब्राउनिंग, भूरी हो जाएगी ये पड़ी पड़ी। हार्डनिंग, और क्या हो जाएगी? सख्त हो जाएगी, बहुत ज्यादा कड़क हो जाएगी। ट्विस्टिंग, वेदरिंग, और क्या कह रहा है? ट्विस्टिंग, सूख करके ये मुड़ जाएगी। और वेदरिंग, और क्या हो जाएगी? मुड़ने के बाद पूर्णतया ये सूख जाएगी, मुरझा जाएगी। एंड देन इट इज डन, और इस प्रकार से इतना सब होने पर एक वृक्ष का पूर्णतया अंत हो पाएगा, मृत्यु को वो प्राप्त हो पाएगा, ऐसा कवि साहब कह रहे हैं। तो कवि ने एक बहुत ही संवेदनशील तरीके से हमको ये बताने का प्रयास किया है कि एक वृक्ष कितना महानतम होता है और एक व्यक्ति कितना निर्दयी हो सकता है, जो वृक्ष के लिए, उसके जीवन के लिए कुछ भी नहीं सोचता है। तो आइए हम भी ये प्रण करें कि हमें वृक्ष बचाना है, और बचाने के साथ ही इस पर्यावरण को स्वस्थ बनाने के लिए हमें अपने लिए वृक्षारोपण का कार्य करना चाहिए। धन्यवाद मित्रों, आगे भी हम इस तरह हमारे चैप्टर में बने रहेंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियो आपको मिल सके। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद।